हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप सभी लोग जो है चुस्त होंगे, दुस्त होंगे और एकदम मस्त होंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कौन कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट। और इसमें हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है पहले ये जान लेते हैं, यहीं से शुरुआत करेंगे, सीधी बात करेंगे। और जितना भी सिलेबस में आपके होने वाला है वही हम यहाँ पे बताएंगे आपको। क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज, डिफिनेशन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस ड्यू टू विच इट इज पॉसिबल फॉर द देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड टू रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। का मतलब क्या है, जो चार्ज होता है वो स्वयं इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट भी कर सकता है, और कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है तो उसमें अपना रिस्पॉन्स भी कर सकता है। तो ये होता है हमारा चार्ज। चार्ज कैसे जनरेट हुआ, चार्ज के क्या क्या मेथड है, वो भी सीरियल बाय सीरियल आपको बताएंगे, लेकिन उतना ही बताएंगे जितना जरूरी है। अननेसेसरी कोई बात नहीं करेंगे यहाँ पे। चार्ज कितने प्रकार से होता है ये समझेंगे। चार्ज की तो डिफिनेशन में लिख दिया है कि चार्ज क्या होता है। अब यहाँ पे बात समझिए कि कितने प्रकार से चार्ज होता है। तो चार्ज के टाइप्स की बात करेंगे यहाँ पे, काइंड्स ऑफ चार्ज की। स्पेशली जो चार्ज होता है आपका वो दो प्रकार से होता है। एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है हमारा निगेटिव चार्ज। तो क्या बताया हमने, काइंड्स ऑफ चार्ज जो आपके होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज कैसे बनते हैं, कई सारे मेथड हैं इसके। तो पहले थोड़ा सा मैं शॉर्टकट पे आपको बताता हूँ कि कैसे जानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज कैसे होते हैं। इसको समझने के लिए बेहतर तरीके से समझना है तो ये जानिए कि अगर एक हमारी न्यूट्रल बॉडी है, तो न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है, जनरली जितना प्लस होता है उतना ही उसके अंदर से माइनस होता है। ये हमारा एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर से अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इलेक्ट्रॉन जो है इससे अगर हम निकालते हैं तो क्या बोलेंगे इसको कि हम इसमें क्या हुआ है, हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पे अभी हमने जनरल देखिए 4 प्लस बनाए हैं, 4 निगेटिव बनाए हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया तो अब 4 पॉजिटिव बचे, तो पॉजिटिव की जो वैल्यू है वो ज्यादा है। तो कुल मिलाकर किसी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वह बॉडी हमारी कैसी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम इसको बोल सकते हैं डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, और वहीं पे अगर किसी चीज को हम इलेक्ट्रॉन और दे देते हैं, इसको बोल सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो ऐसे केस में अभी यहाँ पे 4 निगेटिव पहले से थे और एक निगेटिव हमने और दे दिया, तो यहाँ पे एक निगेटिव और बढ़ गया, तो ओवरऑल निगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो बॉडी हमारी वो कैसे हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और निगेटिव चार्ज कब होगा, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कुछ इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज कब हमारा होगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए, जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ऐसे केस में हमारा मास जो है वो इंक्रीज होता है। मास जो है हमारा ऐसे केस में इंक्रीज होता है, और जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ऐसे केस में मास जो है हमारा वो डिक्रीज होता है। तो ये चीज समझ लीजिएगा। अब काइंड ऑफ चार्ज में कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जिनको हमें पढ़ना होगा।
तो काइंड ऑफ चार्ज के साथ साथ प्रॉपर्टी क्या क्या है? कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है कि अगर सेम चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है या बोथ आर नेगेटिव चार्ज, तो अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो इनके बीच में रिपल्सन देखने को मिलेगा आपको। नेगेटिव चार्ज है तो ऐसे केस में इनमें भी आपको रिपल्सन ही देखने को मिलेगा। तो रिपल्सन यानी कि अगर सेम चार्ज हुआ तो उनको हम लोग जो है उनमें रिपल्सन देखेंगे, यानी इन चार्जों को हम लोग बोलते हैं लाइक चार्ज, एक जैसे आवेश। और अगर अपोजिट चार्ज है, यानी एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो इनके बीच में आपको अट्रैक्शन जो है वो देखने को मिलता है, तो इनको हम बोलेंगे अनलाइक चार्ज। तो चार्ज अगर अनलाइक है तो उनके बीच में आपको अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। अपोजिट चार्ज है, लाइक चार्ज है, एक जैसे चार्ज है, तो उनके बीच में आपको रिपल्सन देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज की है। तो इसमें आपको बताया कि जो है कौन कौन सी चीजें चार्ज की वजह से हो सकती है, कैसे कैसे चार्ज जनरेट किया जाएगा, आगे आगे बताते हैं। अभी हम कुछ और भी बातें आप समझ लेंगे, और क्या आपको जानना है उसको समझते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज। वहीं पे प्रोटॉन पे अगर बात करते हैं तो प्रोटॉन पे हमारा जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो उसमें हमारा होता है 0 कूलम चार्ज, यानी न्यूट्रॉन पे हमारा कोई चार्ज यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। थोड़ा सा और बातें अगर याद कर रखें तो वह है मास को लेके। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 9.0 या 9.10 समथिंग होता है यहाँ पे, इनकी पावर -31 kg। वहीं पे मास ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं तो 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। वहीं पे मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें वो भी 1.67 × 10⁻⁻27 ही kg होता है। यानी मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो दोनों आपके बराबर होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपको जनरली जो ये डेटा है उसमें आपको लास्ट की जो 2 डिजिट है उसमें देखने को जो है अलग अलग मिलता है। प्रोटॉन में आपको देखने को मिलता है 1.6726, वहीं पे न्यूट्रॉन में आपको देखने को मिलता है 1.6749। यहां से ये क्या क्लियर होगा कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो मास ऑफ न्यूट्रॉन से थोड़ा सा बड़ा है, बहुत ज्यादा नहीं। अगर आप कहा जाए तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर ही है, लेकिन अगर काफी क्लोजली देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो मास ऑफ प्रोटॉन से थोड़ा सा बड़ा है। अब यहाँ पे अगर वैल्यू देखी जाए जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन देखा जाए तो मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो लगभग 1836, कई बुक्स में 37 भी लिखा रहता है, तो लगभग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का इतना टाइम्स होता है। तो काफी ज्यादा हैवी भी है, कुछ देता है जो आप थोड़ा सा पढ़ के रखेंगे ज्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि इसीलिए आपको जब भी आप आगे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहां कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रिसिटी का होगा वो इलेक्ट्रॉन के बेस पे दिया जाएगा, ना कि प्रोटॉन के बेस पे दिया जाएगा। इससे ये होगा कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा जो है वेरी लाइट है और प्रोटॉन जो है वो काफी हैवी है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की डिफिनेशन आपको मास ऑफ प्रोटॉन पे देखने को नहीं मिलती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग चार्ज पढ़ लेंगे। चार्ज को लेके और भी कुछ थ्योरीज हैं तो जिनको हम बताते हैं, तब तक इसको आप नोट कर लें, देखते हैं फिर उसके आगे क्या है। तो अब हम पढ़ाएंगे आपको बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज जो है
क्या है, चार्ज जो है, पहली प्रॉपर्टी है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज जो है बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी जहां पे चार्ज होगा वहां पे मास का होना कंपलसरी है। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जो चार्ज होता है वो स्केलर और अलजेब्रिक दोनों एडिशन को फॉलो करता है। चार्ज फॉलो स्केलर और अलजेब्रिक एडिशन, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, और क्या होता है इस पे, चार्ज हैव कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट है जो आपके लिए लिखे दे रहे हैं। और भी आप समझ सकते हैं कि चार्ज हैव क्वांटाइज्ड होता है। बस करते हैं, 4-5 पॉइंट है, लिखने के लिए तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज में लिखी जा सकती है, लेकिन उतना कोई जरूरी नहीं है। तो चलिए कुछ इसके बाद चार्ज के लिए आगे चलते हैं, हम लोग बताते हैं क्या क्या आगे है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के विषय में, कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यहां है द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी। जो एक बॉडी होती है उसका जो टोटल चार्ज होता है वो इक्वल होता है, इज इक्वल इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज थोड़ी सी बेसिक डिफिनेशन है, लिख दिया है। तो कहने मतलब क्या है कि जब भी अभी हमने को बताया था एक बात यहाँ पे कि एक न्यूट्रल बॉडी है, इसको आप यहां से फिर से समझ सकते हैं, इधर करके बता रहे हैं आपको कि अगर एक न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है, इससे इलेक्ट्रॉन या तो निकाले जाए या उसको इलेक्ट्रॉन दिए जाए, ये वैल्यू हमेशा एक फिक्स नंबर होगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 1.25 इलेक्ट्रॉन दे दिया, प्लस 1.2677 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। जो भी वैल्यू आएगी वो इलेक्ट्रॉन फिक्स वैल्यू आएगी, मतलब कि 1 2 3 4 ऐसे ही इलेक्ट्रॉन बॉडी को दिए जाएंगे या उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। ये फिक्स अमाउंट आएगा, इस तरह से नहीं आएगा कि 1.5 आ जाए, 1.25 आ जाए, 1.267 आ जाए, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो जो चार्ज होगा, अगर किसी बॉडी के अंदर से जो चार्ज है उसको दिया जा रहा है तो उसमें कितना चार्ज उसको मिलेगा, ये समझना है। तो एक फॉर्मूला है जैसे Q = Ne, तो जिसका मतलब क्या होता है, जैसे बॉडी को हमने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो उसको मतलब कितना चार्ज दे दिया हमने, 1.6 × 10⁻19 कूलम। 2 इलेक्ट्रॉन को दिया तो उसका मतलब होगा 3.2 × 10⁻19 कूलम। जितने इलेक्ट्रॉन को चार्ज देते जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें क्या हो जाते हैं, जो है मल्टीप्लाई होता जाएगा इलेक्ट्रॉन से। 1 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होता है, जब 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन दिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन दिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से किसी बॉडी को जितना भी चार्ज देंगे, तो मान लीजिए उसको हमने n इलेक्ट्रॉन दिए तो उसको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे एक सिंबल लगता है, जैसे हमने यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन लिया था
तो इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर से निकले थे तो ये बॉडी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गए थे, तो ऐसे केस में इस पे कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आया था। तो जब इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन जो उसको दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो वहां पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो दो सिंबल हमें यहाँ पे यूज किए जाते हैं, तो वहां पे हम याद देते हैं प्लस और माइनस, जिसकी वजह से कई बार आपको प्लस और कई बार माइनस लिखना पड़ता है, जिससे पता चलता है कितने इलेक्ट्रॉन आपके लॉस हो रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन आपके गेन हो रहे हैं। तो वहां पे ये चीज आपको समझनी होती है। तो ये आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, और इधर ये थोड़ा सा बेसिक प्रॉपर्टी लिखा दिया अभी, और इसमें प्रॉपर्टीज कई सारी हो सकती हैं, तो उनको ज्यादा जरूरत नहीं पढ़ने की आपको। आगे हम लोग बता सकते हैं कि किसी प्रॉपर्टी कौन कौन से किस मेथड से हम इसको ये समझ सकते हैं कि कितने चार्ज इसके हो सकते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात समझते हैं कि कितने मेथड हो सकते हैं, इसके कितने मेथड से एक चार्ज को जनरेट किया जा सकता है। मेथड ऑफ चार्जिंग, कई सारे मेथड है। पहला मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड। तो एक मेथड हो गया आपको फ्रिक्शन का, रबिंग करा दिया चार्जिंग ऑफ फ्रिक्शन। दूसरा है कंडक्शन, तीसरा आपका इंडक्शन। तो एक कंडक्शन होता है, मेथड कभी पूछे नहीं जाते हैं फिलहाल। फ्रिक्शन हो गया, कंडक्शन हो गया, फिर हो गया इंडक्शन। इस तरीके से तीन मेथड होते हैं, फ्रिक्शन, रबिंग कराना, इंडक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे बैलून ले लिया, बैलून को फुला के जो है बालू में रगड़ने के बाद उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं चिपक जाते हैं, या पेन को रगड़ा और छोटे छोटे जो कागज टुकड़े चिपक जाते हैं, सब मेथड आपका आ जाता है फ्रिक्शन में। इसी तरह आपका कंडक्शन है। सभी मेथड कोई इतना नेसेसरी नहीं है, एक आधा मेथड आपको पढ़ना जरूरी है बस। इसके बाद जो कंडक्शन मेथड है इंपॉर्टेंट है, यही है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं क्या है कंडक्शन मेथड। बाकी आप इसको बुक से रीड कर लीजिए, ये भी सब है। यहाँ बता दिया कि हमें कितने तरह के चार्ज होते हैं। अब ये जान लीजिए कि इंडक्शन मेथड कैसे वर्क कर सकता है। मान लीजिए कि आपका न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर से जो है ये तीन न्यूट्रल बॉडी है, और इसको हमने पॉजिटिव रॉड दे दिया। पॉजिटिव रॉड इसको जब हम दिखाएंगे तो अभी ये हमारा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, और जैसे इसके बाद जो है पॉजिटिव रॉड लेके आएंगे तो अगले केस में क्या देखने को मिलता है। अगले केस में जैसे पॉजिटिव रॉड दिखाएंगे इसको, तो पॉजिटिव रॉड इसके पास जब रहेगी ऐसे, तो जितना भी नेगेटिव है वो इधर आपका आ जाएगा, और सारा पॉजिटिव चार्ज जो है आपका इधर रहेगा। अब ये हमारा पहले स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में ये हमारी बात होगी। तीसरे स्टेप में बात करते हैं क्या होने वाला है। तीसरे स्टेप में ये रॉड अभी हम हटाएंगे नहीं, ये रॉड हमारी ऐसे ही रहेगी, पॉजिटिव रॉड। इसको हम क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। इसको अर्थिंग कर देंगे। तो अर्थिंग करने से क्या होगा, जो इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाएंगे। ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा। ये तीसरी कंडीशन हो जाएगी हमारी। तो अगले स्टेप में जो अभी हम रॉड जब लगाए हुए हैं, ये रॉड जो हमारी ये लगी हुई है, तो यहाँ पे भी कौन सा चार्ज हमारा, निगेटिव चार्ज है। और इसके बाद जब हमारा अगला स्टेप आएगा तो उसमें क्या होगा, जब हम रॉड हटा देंगे अगले स्टेप में, तो ये बॉडी पहले से अब कैसी हो जाएगी, पहले चूंकि न्यूट्रल थी, अब हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो कुल मिला के ये हमारा कैसा मेथड है, ये हमारा इंडक्शन मेथड है। कैसे होगा कंडक्शन में, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट जो आपका इस्तेमाल होता है उसको थोड़ा सा अगर समझ लेंगे तो ठीक है। क्या मेथड जानना है कंडक्शन में। ये मान लीजिए एक कोई बॉडी है जिसमें चार्ज Q1 है, और ये दूसरी बॉडी है कोई चार्ज क्या है, Q2 है। तो अगर इनको हमने टच करके फिर अलग कर दिया, पहले टच किया और टच करने के बाद अलग अलग कर दिया, तो प्रत्येक बॉडी पे चार्ज कितना हो जाएगा ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि यही आपका न्यूमेरिकल में कई बार कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। तो
चार्ज ऑन ईच बॉडी, चार्ज ऑन ईच बॉडी वो कितना हो जाएगा? तो ये दोनों चार्ज आप पहले ऐड कर लेंगे Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, और जितनी भी वैल्यू आएगी तो उतना ही चार्ज दोनों बॉडी पे आपका हो जाएगा। यहाँ पर भी Q1 अपॉन Q2 हो जाएगा और इस बॉडी पे भी चार्ज हमारा Q1 अपॉन Q2 अपॉन 2 हो जाएगा। तो यही थोड़ा सा कंडक्शन मेथड है जिसमें तार से बॉडी को जोड़ के, यही कॉन्सेप्ट आपका लगता रहेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट कोई एक नॉन आइडेंटिकल है तो वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, जिसको आपको पढ़ना भी नहीं है। इसके बाद चार्ज की बेसिक जो कहानी है वो हमने आपको बता दी है। थोड़ा सा इसलिए हम बोर्ड से बाहर हो गए, तो आप थोड़ा सा देख भी लेंगे क्या क्या चीज भी हमको पढ़ना है, इतनी ही चीजें आपकी पर्याप्त है। और एक प्रॉपर्टी अगर आपको पढ़नी है तो वो है एडिशन प्रॉपर्टी। वो ये बताती है कि जैसे चार्ज जो है उसका अलजेब्रिक सम होता है, चार्ज प्लस माइनस सहित अलजेब्रिक की तरह क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा। इसके बाद क्या है, चार्ज की बेसिक कहानी बताने के बाद हम आपको बताएंगे कूलॉम लॉ क्या होता है। कूलॉम लॉ उसको पढ़ते हैं अगले स्टेप में। तो देखते हैं कूलॉम लॉ। कूलॉम लॉ क्या है समझते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या लिखा है। कूलॉम लॉ क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज। दो स्पेशली पॉइंट है जिनको आपको ज्यादा समझना है, वो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पहले। तो ये जो चार्ज होगा, जो फोर्स होगा, वो इस चार्ज के कैसे वर्क करता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या है इसको थोड़ा समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये दो पॉइंट चार्ज है, ये हमारा मान लीजिए पॉइंट चार्ज Q1 है, ये पॉइंट चार्ज क्या है Q2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है वो जो है वो R है। तो जो इन पे लगने वाला फोर्स है वह इन चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी हम ये कह सकते हैं यहां से कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2। और दूसरी चीज क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस। ये तीसरी एक इंपॉर्टेंट थिंग क्या लिखी हुई है कि द फोर्स अलोंग ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज। यानी इन पे जो फोर्स लगेगा वो हमेशा इन लाइन ऑफ एक्शन, जो ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये जो इसको ज्वाइन कर रहा है, इसी की डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ये फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि दोनों चार्ज सिमिलर है या जो है दोनों डिफरेंट है, एक जैसे चार्ज नहीं है, तो उसी की वजह से उसमें जो है अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगेगा। तो ये जो फोर्स लगेगा हमेशा इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के अलोंग ही लगेगा। ये बात से हमें बताई जा रही है। अब इसमें थोड़ा सा अबाउट द फिगर लिख देंगे कि लेट द टू स्टेशनरी चार्ज Q1 एंड Q2 एंड देयर बिटवीन डिस्टेंस इज R। बस थोड़ा सा 2-3 पॉइंट यहाँ पे आप जरूर और राइट कर सकते हैं। देन आप इसको लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 इनटू Q2 एंड F प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। इसको दोनों को आप सबमर्ज कर देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आपको ये पता है कि जब भी हमारा प्रोपोर्शनल सिंबल हटेगा तब तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ कांस्टेंट आएगा हमारा F इक्वल टू स्मॉल के Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेसिक जो आपको फॉर्मूला पढ़ना है वो यही है, और भी इसकी जो कैटेगरी आपके हो सकते हैं वो आपको बता देंगे यहाँ पे। फिलहाल जो फॉर्मूला पढ़ना है वो आपको यही पढ़ना है, F इक्वल टू के और Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही आपका फॉर्मूला है बेसिक सा। अब यहाँ पे क्या है कि उसको हम आगे बताते हैं, पहले आप फॉर्मूला को नोट कर लेंगे। के क्या है आपका, के यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट।
अब कांस्टेंट है तो कोई ना कोई वैल्यू भी होगी, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। अब यहाँ पे फिर एक नया वर्ड आपको पहले इसकी वैल्यू कितनी लिखे दे रहा हूं मैं, 9 × 10⁻⁹ होती है। अब आपको अगर इसकी यूनिट निकालनी है, किसकी, इस स्मॉल के की, तो अगर यूनिट ऑफ के की बात करें तो हम अभी यहाँ पे देखिए यूनिट नहीं लिखे हैं। यूनिट ऑफ के की बात करें तो निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि ये एफ जो है उधर चला जाएगा, आर जो इसका उधर जाएगा आपका, तो ये यूं हम लिख सकते हैं इस चीज को, और यहाँ पे Q1 × Q2, तो इसकी हेल्प से हम इसका जो है यूनिट निकाल सकते हैं। तो यूनिट याद करने की जरूरत नहीं, यूनिट बनाना सीख लो कैसे बनाएंगे। अब इसकी यूनिट जो है यहाँ पे फोर्स की यूनिट न्यूटन हो गई, ये डिस्टेंस है तो इसकी मीटर स्क्वायर हो जाएगी, स्क्वायर में लिखा है, और ये ऑब्लिक लगा इसके लिए पर लगा देंगे, चार्ज दोनों Q1 × Q2 है, इसका भी कूलम इसका भी कूलम, तो कूलम स्क्वायर। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हमारी जो स्मॉल के की वैल्यू होती है कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जहां के क्या है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। अब यूनिट ऑफ के हमने आपको बता दिया। इसके बाद क्या जानकारी चाहिए आपको कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी भी एक वैल्यू है, वैल्यू क्या है 8.85 × 10⁻⁻12। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, देखिए के आपके नीचे चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, तो के की जो है वैल्यू ही एप्सिलॉन नॉट से निकाल के लाएंगे। तो यहाँ पे जब के नीचे जाएगा एप्सिलॉन नॉट ऊपर आएगा, तो के ही जो यूनिट है ये चेंज हो जाएगी, तब की टर्न हो जाएगी। इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगी। तो इस तरह से आपका दोनों मान निकल के चले जाएंगे आपके। आई होप यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कैसे कौन सा मान आपका निकलना है। पर हटा के लिखेंगे तो वहां पे आपको माइनस लग जाएगा, अगर पर लगाएंगे तो वहां पे माइनस लगा रहेगा, नहीं है तो लगाएंगे तो माइनस नहीं लगेगा। ये करना है आपको। अब अभी तक जो ये आप पढ़ रहे हैं के इक्वल टू, इसी को अगर हम आगे बढ़ा के रखें तो इसी के का मान यहाँ पे हम रख सकते हैं, तो क्या फॉर्मूला बन के आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका, तो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा जान लो, ये क्या है, ये आपका है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है परमिटिविटी, ये मतलब कुल मिला के होती है परमिशन। जैसे हम वैक्यूम में है तो किसी को हमें 5 न्यूटन की तमाचा मारना है, खूब खींच के एक तमाचा मारना है उसको 5 न्यूटन से, लेकिन उसके जब गाल पे तमाचा पड़ेगा तो वो हो सकता है 4.9 पड़े, 4.5 पड़े, कितनी तेज उसको तमाचा पड़ेगा ये डिसाइड करेगा एप्सिलॉन नॉट, मतलब परमिशन आपको देगा। वहीं पे मान लो हम लोग चले गए, किसी को पानी के अंदर डुबो के तमाचा मारना है कुछ और हम 5 न्यूटन से उसको तमाचा मार रहे हैं, तो उसने स्पीड से उसको तमाचा नहीं पड़ेगा, तो तमाचा उसको 1 न्यूटन या 2 न्यूटन 3 न्यूटन की स्पीड से पड़ेगा। तो वहां पे परमिटिविटी जो है ज्यादा अप्लाई होगी, वहां पे जो है परमिटिविटी ऑफ स्पेस नहीं होगा, वहां पे परमिटिविटी ऑफ मीडियम होगा। तो ये आपको परमिशन देता है कि आप जिस भी मीडियम में फोर्स लगा रहे हैं तो वहां पे कितना फोर्स अप्लाई होगा, ये होता है जो है परमिटिविटी। तो ये फॉर्मूला हमारा ऐसे बनके इस रूप में भी आपको कई सारी किताबों में देखने को मिल जाता है, तो आप इसको एज इट ऐसे भी याद कर सकते हैं और जैसे चाहे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, स्मॉल के फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। अगर अब हम ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है, ये वैक्यूम के लिए है। अगर हम यही फॉर्मूला फॉर मीडियम लिखें, किसी मीडियम के लिए से इसी के फॉर्मूला को लिखना चाहें तो यही फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, मीडियम इक्वल टू, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ पे नॉट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एप्सिलॉन मीडियम, यानी उस मीडियम की जो परमिटिविटी होगी वो अप्लाई होगी यहाँ पे। तो यहाँ होगा Q1 × Q2 और अपॉन R स्क्वायर। अब
अगर ये इक्वेशन जो है हमने फर्स्ट सेकंड माना था, अगर यहाँ पे आगे प्रोसीड करते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं और इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि एफ वी अपान एफ एम, और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। यहां से जो है आप देखेंगे कि हमारा Q1 Q2 ये सब जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद जो बचेगा हमारे पास वो क्या आएगा, एफ वी अपान एफ एम, और ये एप्सिलॉन नॉट पढ़ के हमारा ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, यहाँ पे होगा एप्सिलॉन नॉट जो एप्सिलॉन मीडियम और अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा रिलेशन जो है फोर्स जो लग रहा है यहाँ, ये वैक्यूम है और ये हमारा है फोर्स किसी भी मीडियम के लिए। तो उनमें रेशियो आपका कुछ इस प्रकार से होगा कि आप देख पाएंगे किस तरह से हमारा जो है रेशियो लगना है। अब ये जो एप्सिलॉन एम है और जो एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम लोग ये जो है इसी को ये पूरा इसी को आप कई किताबों में एप्सिलॉन एम ना लिख के केवल ऐसे केवल जर्नल केवल एप्सिलॉन भी लिख देंगे, तब भी आप मीडियम के लिए पढ़ सकते हैं इसको। तो एप्सिलॉन जो मीडियम है यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये इक्वल टू होता है परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी के, यानी एप्सिलॉन आर के इक्वल। इसी को आप जो है ऐसे भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट, और इसी को हम लोग कैपिटल के भी कई बार लिखते हैं। तो दोनों तरीके सही हैं, तो चाहे आप के लिख सकते हैं और चाहे आप एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। अब एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन एम हमने बता दिया ये क्या है। यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो एप्सिलॉन एम जो है वो है जो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम ये है। वहीं पे ये जो है आपका वो है परमिटिविटी अभी इसको आप ऐसे बोल सकते हो रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ये है आपका। जहीं पे ये क्या है, ये है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इंडक्टिव कैपेसिटी भी इसको बोल देते हैं, ये भी यही है। तो कई बार आपका सवाल जब आप लगाएंगे तो यहाँ पे आपका काम आएगा। अब जैसे ये वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो क्या देखने को मिल जाएगा कि आपको एफ वी अपान एफ एम यहाँ इक्वल टू आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो ई आर लिख सकते हैं या के भी लिख सकते हैं। तो एफ वी अपान यहाँ पे हो जाएगा एफ मीडियम और इंटू के, कुल मिला के ये आपका इस तरीके से चीजें कुछ सामने आपको देखने को मिलेंगी। तो आशा करते हैं ये कूलाम का नियम में जितने भी चीजें आपको सिलेबस के अनुसार पढ़नी है वो हमने बता दी है। कोई भी आपको यहाँ पे डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमने उसके आगे आपको बताएंगे। इसका वेक्टर फॉर्म आपको हमने नहीं बताया क्योंकि वेक्टर फॉर्म अब आपके सिलेबस में नहीं है। वेक्टर का कैप आई कैप के फॉर्म में जो फॉर्मूला को लिखा जाता है वो नहीं पढ़ना है, इतना ही आपके सिलेबस में और इतना सफिशियंट भी है। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको लिख लीजिएगा, और कुछ हो सकता है कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।